नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जताया शोक। कल दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली सरकार ने की 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। जम्मू कश्मीर की समस्या का हर हाल में होगा समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी के 1 दिवसीय दौरे पर दिया बयान। कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कठुआ में निर्मित 2 पुल राष्ट्र को किए समर्पित। सोनभद्र हत्याकांड मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। उत्तर प्रदेश सरकार का मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पत्रकारिता के नैतिक मानकों को बनाए रखने पर जोर। हैदराबाद में वयोवृद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, आधी अधूरी खबरों और नजरिए से दर्शकों के लिए बढ़ती है चुनौती। और इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंची भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में चीन की चेन वाई को सीधे गेम में 21-19, 21-10 से हराया। रविवार को जापान की अकाने यामागुची से होगी खिताबी भिड़ंत। शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही। जी हां, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीते कई दिनों से शीला दीक्षित की तबीयत खराब चल रही थी और आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके निजामुद्दीन आवास पर रखा गया है, जहां अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कल सुबह 11:30 बजे से करीब कांग्रेस मुख्यालय में शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कल दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। शीला दीक्षित के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे उनके आवास पर, शीला दीक्षित के आवास पर उनके दर्शन के लिए। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे रक्षा मंत्री, लेकिन इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है पूरे राजनीतिक जगत में और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए शीला दीक्षित के। आज दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और आइए आपको दिखाते हैं ट्वीट के जरिए किस तरह से सभी शीर्ष नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है शीला दीक्षित को। सबसे पहले शोक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित का कार्यकाल राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लिखा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एक सफल और लोकप्रिय नेता थीं, जिनके लिए सभी के दिलों में सम्मान है। उपराष्ट्रपति ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
वहीं शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि शीला दीक्षित एक मिलनसार व्यक्तित्व की नेता थी और राजधानी दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताया और उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस में शीला दीक्षित के निधन को लेकर शोक की लहर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में लिखा कि शीला दीक्षित कांग्रेस की बेटी थी जिनके साथ उनका अच्छा तालमेल था। राहुल गांधी शीला दीक्षित के निधन पर उन्होंने उनके परिजनों और दिल्ली की जनता के लिए संवेदना प्रकट की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि उनका जाना दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। शीला दीक्षित के निधन पर कई राजनेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। जब भी कभी आधुनिक, नवीन, बढ़ती हुई प्रगतिशील दिल्ली की बात होगी तो शीला जी का नाम उसमें लिया जाएगा और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। कभी कभी मुश्किल होता है कि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग भी निकलें जिनको अपने आगे एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे भाव में लोग याद करें और मैं यही आशा करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली संवारी है, आने वाले समय में भी हम सबको भी हमेशा प्रेरित करें। आदरणीय शीला दीक्षित जी एक मातृत्व की प्रतिमूर्ति थी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका इस दिल्ली और देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है और संपूर्ण प्रदेश और देश में उनकी क्षति का सभी लोगों को बहुत दुख है, जिन्होंने एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक नेता खोया है। देखिए, शीला जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नज़ीर है। केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। हम सब लोगों को बेहद दुख हुआ। पीछे ऐसे थोड़ी होता है। दिल्ली के लोग उनको बहुत मिस करेंगे। दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। दिल्ली के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हम अलग अलग पार्टी से थे, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो बहुत ही स्नेह और प्यार से सबसे मिला करती थी और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर के लोगों को, दोस्तों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी। मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से, प्यार से मुझे हग करती थी और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए। क्षति है ये? जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक लिए? कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए, वो देश याद रखेगा। शीला जी का ऐसे जाना बिल्कुल अचंभित करने वाला है। मैं तो उनके अभी मिलके आया था और मुझे सब याद आ रहा है कैसे वो बच्चे की तरह मेरा स्वागत की थी। चुनाव भी लड़े हम लोग, तो मैंने उनके अंदर एक माँ भी देखा। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को और शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी।
मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित जी के न रहने से एक बड़ी क्षति हुई है। इसलिए मैं बड़ी क्षति मानता हूं क्योंकि शीला दीक्षित जी इस देश के बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस में से उनकी गणना की जाती थी और आपने देखा ताज़िंदगी जो उन्होंने राजनीति की है वो कभी भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। एक बेदाग राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन जो इस धरती पर आया है उसे जाना है, इसे कौन रोक सकता है। मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आज शीला दीक्षित के योगदान को, उनके राजनीतिक सफर को हर एक नेता, हर दल के नेता याद कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं शीला दीक्षित के राजनीतिक सफरनामे पर। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा, जिन्होंने लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। यही नहीं, शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहीं। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शीला दीक्षित पहली बार 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद चुनी गईं और 1986 से 1989 तक केंद्र में मंत्री रहीं। पहले उन्हें संसदीय कार्यों की राज्य मंत्री बनाया गया और फिर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहीं। 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। लगातार 15 सालों तक सीएम रहने वाली देश की पहली महिला नेता भी शीला दीक्षित ही बनी। साल 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। इस दौरान शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय काम किए। मार्च 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, लेकिन अगस्त 2014 में ही उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से सिर्फ 4 महीने पहले पार्टी ने उन्हें फिर से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा था। साथ ही लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गईं। शीला दीक्षित की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। सियासी राजनीति में लंबा सफर तय करने वाली शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। और आइए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कारगिल क्षेत्र में आतंकवादियों और पाकिस्तान के सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद निरोधक अभियानों का भी जायजा लिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ जिले में उज्ज और सांबा जिले के बसंतर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 2 पुल राष्ट्र को समर्पित किए। कश्मीर मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी, दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। मैं यही अपील करता रहा विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, जो लोग कश्मीर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यदि वह आंदोलन के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक बार बैठकर बात तो करें। मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, ताकि मिल बैठकर उसे सुलझाया जा सके। और आपको आश्चर्य होगा कि जितनी बार सार्वजनिक रूप से मैंने अपील की है, शायद इतनी अपील इसके पहले किसी ने नहीं की होगी जितनी बार मैंने कश्मीर के जो तथाकथित सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनसे मैंने की।
और यहां तक कि वहां के राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी, उस समय की मुख्यमंत्री महबूबा जी को भी मैंने कहा आप अपनी तरफ से पहल करिए। इतना ही नहीं, जब मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर आया था उस समय भी मैंने कहा जो लोग जाना चाहते हो जाइए, 2-3 सीनियर लीडर, मुझे याद है शरद यादव जी और 2-3 और लोग थे, वो उनसे बात करने के लिए गए। उनसे बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का समाधान होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वहीं ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ पर प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से विजय मशाल का द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचना है। रक्षा मंत्री ने 14 जुलाई को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सेना के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सूबेदार जीतू राय को विजय मशाल सौंपी थी और ये उत्तर भारत के 9 प्रमुख कस्बों शहरों से गुजरकर अंत में 26 जुलाई को द्रास स्थित कारगिल में शहीदों की कर्मभूमि पर पहुंचेगी, जहां इसे सेना प्रमुख ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों में राज्यपालों के फेरबदल और नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि किन्हें जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल की। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहीं बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में लालजी टंडन की जगह फागू चौहान को राज्यपाल का पद दिया गया है। वहीं जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैश्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। RN रवि को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी राज्यपालों की नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी जब ये सभी अपने अपने संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी नवनियुक्त राज्यपालों को शुभकामनाएं दी हैं। सोनभद्र जिले के उब्भा गांव के 10 लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंची। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और पीड़ितों को जमीन का मालिकाना हक मिले। 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को जिसमें हत्या हुई है या कोई घायल है, उसको 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक है, जो पुश्तों से अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएं। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गाँव वालों पर, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें। ये मुकदमे, ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विड्रॉ करें। दूसरी ओर सोनभद्र के डीएम ने कहा कि मारे गए 10 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। उनका कहना था कि भूमि विवाद को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से 5 लाख की सहायता धनराशि का वितरण किया गया है। 10 लोग जो घटना में मृतक हुए थे उनके परिवारजनों को चेक का वितरण किया गया। 8 लोगों के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित थे, उनको चेक उपलब्ध करा दिया गया। शेष 2 को जब उनके परिवार यहाँ पे उपस्थित होंगे उनको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। भूमि जो विवाद है उसका गहन परीक्षण कराया जा रहा है। आप अवगत होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें अपर मुख्य सचिव राजस्व उस समिति के अध्यक्ष हैं। सभी जो पुराने दस्तावेज हैं, जो भी पहले किस प्रकार से सोसाइटी के नाम जमीन आई, सोसाइटी से किस प्रकार उसमें नाम में परिवर्तन किया गया, ये सब दस्तावेज उनको वहाँ प्रेषित किया गया है अभी समिति के समक्ष। उनके जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटी है।
दबंगों के माध्यम से या कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों के माध्यम से गोली चलाई गई और लोग हताहत हुए, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल हैं। 10 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, 10 लोगों की घटना में हत्या हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार वहाँ पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, जैसे मैंने सूचना प्राप्त किया है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार निष्पक्षता के साथ आगे कार्रवाई करेगी और दोषियों को दंड मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता के गिरते मूल्य पर चिंता जताई है। हैदराबाद में प्रसिद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी से प्रभावित हुए बिना निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे लोग सही निष्कर्ष तक पहुंच सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को हैदराबाद में वयोवृद्ध पत्रकार गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को शुचिता और निष्पक्षता से कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी खबरों और नजरिए से लोगों को किसी विचार या निष्कर्ष पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। All around us in the present scenario, we find news fused with opinion, thus making it challenging for us to glean news from views and arrive at a considered opinion or conclusion. News and views should never be mixed. News should be pure news, should reach the people. Views, you can confine it to editorial page and write a separate article and leave the final opinion and judgment to the people, to the readers. They will give judgment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत नैतिक और स्वतंत्र पत्रकारिता के मानकों की अनदेखी स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने मौजूदा मीडिया को गोरा शास्त्री जैसे दिग्गज पत्रकारों का अनुसरण करने की सलाह दी, जिनकी पत्रकारिता में प्रतिबद्धता, स्पष्टता, आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण रहा है। The real picture gets blurred behind a smoke screen of half truths and obfuscation. The media today, be it electronic, print or digital, needs to look up to stalwarts like this Gora Shastri, who are a blend of commitment and forthrightness, modernity and tradition. Modernity and tradition, he combined both. As contemporaries, he and Narra Venkateswara Rao Garu exemplified the finest principles of journalism and strode the stage of Telugu newspapers like titans. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने गोरा शास्त्री की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता के कुछ उदाहरणों को याद किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में गोरा शास्त्री अपने करीबियों की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे और स्वतंत्र पत्रकारिता की जवाबदेही ही उन्हें पत्रकारिता के सामान्य दौर से अलग खड़ा करती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान ग्रामीण इलाकों का दौरा करना अनिवार्य बनाना चाहिए, जिससे उनको अपने कार्यकाल के दौरान इन इलाकों में काम करने के अनुभव का फायदा मिल सके। उपराष्ट्रपति हैदराबाद में सेना के प्रशिक्षु इंजीनियरों के फाउंडेशन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, राहत और बचाव से जुड़े अभियानों में सेना के इंजीनियर्स का अहम योगदान रहता है। We should focus as a country towards this challenging task. That's why the Prime Minister has taken initiative and that Paris Agreement, where he and French President, they took initiative and then more than 120 countries have joined for Solar Alliance. The green technology and also the need to take effective steps of conservation, reduce, reuse, recycle water in every walk of public life, be it agriculture or residential or any other program about concern with our daily lives. We need to take care of all these aspects. अंसारुल्लाह आतंकी मॉड्यूल मामले में कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने तमिलनाडु के 4 जिलों में तलाशी अभियान चलाया, जिनमें चेन्नई, मदुरई,
तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम शामिल है। कार्रवाई के दौरान जांच टीम को कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। एनआईए के मुताबिक ये कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए की गई। इससे पहले शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार हुए 16 लोगों को 8 दिन की हिरासत में जांच एजेंसी को सौंपने की मंजूरी दे दी। पेशी के दौरान जांच टीम ने कोर्ट में कहा था कि छापेमारी के दौरान सबूतों की पुष्टि करने के लिए आरोपियों को कई जगह ले जाने की जरूरत है। पिछले दिनों अंसारुल्लाह से जुड़े 14 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया था। इनके अलावा 2 लोगों को पिछले शनिवार तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था और इन सभी पर आरोप है कि ये तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल अंसारुल्लाह को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने आज जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में 3 स्थानों पर नियंत्रण रेखा पर द्विपक्षीय संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान सेना ने मोर्टार दागने के साथ गोलीबारी की। पाकिस्तान ने सबसे पहले कृष्णा घाटी में, फिर मनकोट और शाहपुर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। फायरिंग में एक नागरिक घायल हुआ है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। जब हम सुबह से घर से बाहर थे तो चल के पुंछ में आ रहे थे तो उस वक़्त शेलिंग हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसमें जब मैं आया वहाँ पे तो गरीबदास मंदिर के पास पहुँचा तो वहाँ बैठा कि 1 मिनट रुक देखता हूँ कहाँ फायर हो रहा। तो वहाँ रुका तो उसमें मेरे को भी चोट आ गई। जो गरीबदास मंदिर है वहाँ पूरे जो मेंढर में है उसमें पूरा शेलिंग चल रहा है। केजी सेक्टरी में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वहाँ पे आदमी कोई जो बाहर है तो वो तो बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो सकते थे, लेकिन फायर वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा। यहाँ से भी जाता है लेकिन वहाँ से ज़्यादा आता है फायर। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद बिहार सरकार ने राज्य के उत्तरी भागों में स्थित कई नदियों के तटबंधों के निगरानी के निर्देश दिए हैं। नेपाल में अब तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के सीमावर्ती जिलों की कई नदियों के 9 तटबंध टूटने की खबर है। राज्य में कोसी, कमला, बलान, गंडक, बागमती और अधवारा नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ कमला बलान के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। बाढ़ के चलते बिहार के 12 जिलों में 66,76,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग 131 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और उधर केरल के सभी जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बरसात जारी है। निंदकारा और विजिंजाम में लापता हुए कुछ मछुआरे भी मिल गए हैं। ये 7 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ते समय लापता हो गए थे। इनमें से 4 आज सुरक्षित लौट आए हैं। बताया गया कि वो उसी नाव में लौटे जिसमें गए थे। राज्य के इडुक्की और कोझिकोड जिले में कई बांधों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। करीब 500 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की चेन वाई को हराया। 45 मिनट से लंबे चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में नंबर 5 सिंधु ने विश्व रैंकिंग में नंबर 3 चेन वाई को सीधे सेट में 21-19, 21-10 से मात दे दी। सिंधु और चेन वाई के बीच ये 8वां मुकाबला था और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ अब तक 4-4 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला वैश्विक रैंकिंग में नंबर 4 पर जापान की अकाने यामागुची से होगा। ये मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।